सो दैट वाज ऑल अबाउट आइसोनायासिड. नेक्स्ट ड्रग इज रिफैम्पिन. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी थोड़ा डिफरेंट है. It is a derivative of rifamycin and it is also bactericidal against Mycobacterium tuberculosis. The drug inhibits DNA dependent RNA polymerase. वो RNA polymerase बेसिकली मैसेंजर RNA बनाता है और उसको DNA डिपेंडेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके लिए DNA रिक्वायर्ड है टू मेक मैसेंजर RNA. सो इट इज़ DNA डिपेंडेंट RNA polymerase which is encoded by RPO जीन जो Mycobacterium tuberculosis के अंदर होता है, उसको जाकर ये वाली ड्रग इनहिबिट करती है. एंड रेजिस्टेंस इज वाया चेंजेस इन ड्रग सेंसिटिविटी टू ऑफ द पॉलीमरेज. अगर आप इसको अकेला यूज़ करेंगे इस ड्रग को भी तो रेजिस्टेंस आ जाएगी. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है जी? ओरली देते हैं, वेल एब्जॉर्ब है, बॉडी टिश्यूज़ में चली जाती है, CNS में भी चली जाती है. एंड इट अंडरगोज एंटायरोपैथिक रीसाइक्लिंग और इसका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर, पार्शियल मेटाबॉलिज्म. बोथ फ्री ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि इसका जो मेटाबोलाइट होता है और ये जो ड्रग है दे आर ऑरेंज कलर्ड और वो फीसिस के अंदर एलिमिनेट होगा. सो ऑरेंज कलर्ड फीसिस इसकी वजह से ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद है जी यूरिन की भी थोड़ी सी डिस्कलरेशन होती है, थोड़ी सी ये यूरिन में भी एक्सक्रीट हो जाती है. क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? वही है कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है. उसके अलावा भी 2-3 डिजीज़ हैं जिसकी ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. रिफैम्पिन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. सेम इज़ द रीज़न विद आइसोनायासिड. हाउएवर रिफैम्पिन कैन बी यूज्ड एज अ सोल ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन आइसोनायासिड इनटॉलरेंट पेशेंट्स. वो पेशेंट जिनके अंदर आइसोनायासिड इनटॉलरेंट है या प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप रिफैम्पिन को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इन लेप्रेसी रिफैम्पिन गिवन मंथली डिलेज द इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू डैप्सोन. लेप्रेसी में मोस्टली हम डैप्सोन देते हैं, साथ हम रिफैम्पिन भी दे रहे होते हैं क्योंकि रिफैम्पिन देने से एक तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है और रिफैम्पिन इटसेल्फ भी वर्क करती है फॉर लेप्रेसी. रिफैम्पिन में भी यूज्ड विद वैनकोमाइसिन फॉर इन्फेक्शंस ड्यू टू रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकाई. तो हम इसको वैनकोमाइसिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट MRSA, अगेंस्ट PRSP. ये अब आपको पता चल गया ये क्या होते हैं. अदर यूजेस ऑफ रिफैम्पिन इंक्लूड मेनिंजोकोकल एंड स्टेफिलोकोकल कैरियर स्टेज यानी प्रोफाइलैक्सिस के अंदर अगैन हम जो है रिफैम्पिन को यूज़ कर सकते हैं फॉर मेनिंजोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई. उसके बाद है जी टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शन. रिफैम्पिन कलर स्वेट यूरिन एंड टीयर्स ऑरेंज. ये मैंने बता दिया. इट इज़ हार्मलेस दो कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन बी परमानेंटली स्टेन्ड. इसका जो ये डिस्कलरेशन कर रहा है यूरिन की, टीयर्स की, इसका कोई नुकसान नहीं है एज सच. लेकिन अगर कोई पर्सन कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करता है क्योंकि टीयर्स ऑरेंज हो जाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी स्टेन हो जाएंगे तो विजन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. रिफैम्पिन commonly causes light chain proteinuria and may impair antibody responses. Light chain is a part of antibody. जो Y shape antibody का structure होता है ना उसमें there are light chains and there are heavy chains. उसमें से जो light chain proteins होती हैं उनको ये यूरिन में एक्सक्रीट करा सकता है जिसकी वजह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अफेक्ट हो सकता है. ठीक है. Occasional adverse effects include skin rashes, thrombocytopenia, nephritis and liver dysfunction. Liver dysfunction मैंने आपको बताया सारी एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स में होगा और इसमें अलॉन्ग विद दैट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, नेफ्राइटिस है. इफ़ गिवन लेस ऑफन देन ट्वाइस वीकली इट मे कॉज अ फ्लू लाइक सिंड्रोम और एनीमिया. रिफैम्पिन स्ट्रॉन्गली इंड्यूसेस लिवर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स. जैसे मैंने बताया आइसोनायासिड याद रख लें, आई से आइसोनायासिड आई से वो इनहिबिटर था, ये इंड्यूसर है, ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा. तो जो पेशेंट्स अगर उससे पहले वारफरिन या ऐसी ड्रग्स ले रहा है तो उनकी एफिकेसी कम हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा मेटाबोलाइज होंगे ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम. ठीक है. और उसके अलावा उसमें एंटी कन्वल्जेंस, कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर आपको इन ड्रग्स की डोज बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी टू गेन थेराप्यूटिक इफेक्ट्स. ऑलराइट. उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं अदर रिफामाइसिन्स यानी रिफैम्पिन जो है ना इसके अलावा इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग्स जिसको हम रिफामाइसिन्स कहते हैं. उसके अलावा हमारे पास इस क्लास के अंदर रिफाब्यूटिन, रिफैम्पिसिन, रिफापेंटिन, रिफैक्सिमिन ये सारी ड्रग्स आती हैं. जो रिफाब्यूटिन है इट इज़ इक्वली इफेक्टिव एज एन एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग बट इट इज़ लेस लाइकली टू कॉज ड्रग इंटरेक्शंस देन रिफैम्पिन. यानी ये उतनी स्ट्रॉन्ग ड्रग इंड्यूसर नहीं है जितनी रिफैम्पिन है. इट इज़ यूजुअली प्रेफर्ड ओवर रिफैम्पिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB और अदर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट्स, स्पेशली वो वाले पेशेंट्स जिनके अंदर P450 से मेटाबोलाइज होने वाली दूसरी ड्रग्स बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं लाइक प्रोटीएज इनहिबिटर्स और फेवरेंस एंटीवायरल ड्रग्स जो HIV के लोगों को दी जा रही होती हैं वो उनकी एफिकेसी कम हो जाती है अगर वो साथ रिफैम्पिन ले तो उसकी जगह हम फिर रिफाब्यूटिन दे देते हैं. Rifapentin has kinetics that allow for once weekly dosing and can be used with isoniazid for later infections. Rifaximin जो है वो GIT से absorb नहीं होती और उसको हम ट्रैवलर्स डायरिया में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इथेम्ब्यूटोल. इथेम्ब्यूटोल की भी 2 से 3 बातें हैं जो याद रखना इंपॉर्टेंट है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके एडवर्स इफेक्ट, ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए मेनली. इथेम्ब्यूटोल इनहिबिट्स एराबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस. दीज आर एंजाइम्स जो कि एराबिनोगैलेक्टिन एक शुगर होती है उसको माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल पर
इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल, तो वो उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम। ठीक है, रेजिस्टेंस अकर्स रैपिडली वाया म्यूटेशंस इन द EMP जीन इनकोड्स फॉर दिस एंजाइम, अगर आप इस ड्रग को अलोन यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? अच्छी एब्जॉर्प्शन है, CNS में चली जाती है, यूरिन में एक्सक्रीट होती है, एंड डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड इन रीनल इम्पेयरमेंट केसेस। क्लिनिकल यूज़ क्या है जी? मेनली TB में यूज़ होती है और हमेशा कम्बिनेशन में यूज़ होती है। टॉक्सिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, और इसका आई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। विजुअल डिस्टर्बेंसेज, डिक्रीज विजुअल एक्विटी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेटिनल डैमेज, ये सारे आई पर इसके मेन इफेक्ट्स हैं। हिपैटोटॉक्सिक ये भी है। उसके अलावा हेडेक, कन्फ्यूजन, हाइपरयूरिसीमिया एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस ये कॉज करती है। ठीक है, देन वी हैव पायरासिनामाइड, इसकी भी यही दो बातें याद होनी चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अननोन है, हाउएवर इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन अपीयर्स टू रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन वाया पायरासिनामाइडेजेस इनकोडेड बाय PNCA जीन। इसका बात का मतलब ये है कि ये ड्रग जब हम देते हैं किसी पेशेंट को, तो माइकोबैक्टीरियम जो उसके अंदर है उसके पास एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम चाहिए होता है टू मेक दिस ड्रग इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। ठीक है, एंड दैट इज दिस एंजाइम कोडेड बाय दिस जीन। रेजिस्टेंस अकर वाया म्यूटेशंस इन दिस जीन ऑब्वियसली, और इसके अलावा ड्रग इफ्लक्स मैकेनिज्म्स, उससे रेजिस्टेंस हो जाएगी, और वो भी मोस्टली जब इसको आप अलोन यूज़ करेंगे। दिस डेवलप्स रैपिडली व्हेन द ड्रग इज यूज्ड अलोन, और जब कॉम्बिनेशन में करेंगे तो कम होगी रेजिस्टेंस। इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड, सेम इज द केस, द ड्रग इज पार्टली मेटाबलाइज्ड पायरासिनोइक एसिड, दोनों मॉलिक्यूल्स यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो हेपेटिक और रीनल फेलियर में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? एक तो ये एक्सक्रीट किडनी से हो रही है, तो रीनल फेलियर होगा तो एक्सक्रीट नहीं होगी, इस वजह से बढ़ जाएगी, और इसका मेटाबॉलिज्म वो लिवर में हो रहा है, सो इस वजह से वहाँ से भी बढ़ सकती है। द कंबाइंड यूज ऑफ पायरासिनामाइड विद अदर ड्रग्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेस ऑफ शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टॉक्सिसिटी क्या है जी? इसमें आपने लिवर टॉक्सिसिटी तो याद रखनी है, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपरयूरिसीमिया याद रखना है। नॉन गाउटी पोलीआर्थ्रेल्जिया हाइपरयूरिसीमिया होता है, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू गाउट। और जॉइंट पेन होगी उसकी वजह से, मायल्जियाज होंगे, GIT इरिटेशन होती है, मैक्युलोपैपुलर रैश, हेपेटिक डिसफंक्शन, पोरफायरिया, फोटोसेंसिटिविटी, एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। ये हमारे पास होगी 4 मेन फर्स्ट लाइन ड्रग्स। उसके अलावा जी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट इज़ एन अमाइनोग्लाइकोसाइड, नाउ इट इज़ यूज मोर फ्रीक्वेंटली देन बिफोर बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग प्रेवलेंस ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ M. tuberculosis that is resistant to other drugs. Streptomycin is used principally in drug combinations for treatment of life-threatening tuberculosis disease. अगर मेनिंजस की इन्वॉल्वमेंट है या ब्लड में TB स्प्रेड कर गया या बहुत सीवियर किस्म का TB है, तो फिर हम उसको ये वाली ड्रग ऐड करेंगे, वरना पहली 4 ही मेन थेरेपी हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी जी, आपने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, वही है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्टरनेटिव ड्रग्स में जो सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं फॉर TB, उसमें सेकेंड लाइन ड्रग्स हम कब देते हैं? जब फर्स्ट लाइन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, बिकॉज ये कम इफेक्टिव होते हैं, इनको हम सेकेंड लाइन कहते हैं इसलिए, ये कम इफेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट लाइन, और इसकी टॉक्सिसिटी भी उन ड्रग्स से ज़्यादा होती है। First of all is amikacin is a treatment. It is indicated for the treatment of tuberculosis suspected to be caused by streptomycin resistant या multi drug resistance mycobacterial strains. ठीक है, that's in MCQs. उसके बाद है जी, इसको भी हमेशा कम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए, सिप्रो एंड ऊफ्लॉक्सिसिन, ये भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में यूज़ करते हैं, एंड दे शुड बी ऑलवेज बी यूज्ड इन कम्बिनेशन। इथियोनामाइड इज द कंजेनिटर ऑफ आइसोनाइजिड बट क्रॉस रेजिस्टेंस डज नॉट अकर। इथियोनामाइड और आइसोनाइजिड आर वेरी सिमिलर, और इसमें जो है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थेराप्यूटिक डोजेस पर भी बहुत सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स देता है और न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट्स देता है। आइसोनाइजिड थोड़ी टॉक्सिक डोज पे जाके देगा ना, ये थोड़ी ज़्यादा डोज पे देगा, ये थेराप्यूटिक डोजेस पर भी दे रहा होता है। उसके बाद जी पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड इज़ रेयरली यूज बिकॉज प्राइमरी रेजिस्टेंस इज़ वेरी कॉमन, और इसकी टॉक्सिसिटी में GI इरिटेशन, पेप्टिक अल्सरेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, किडनी, लिवर, थायराइड फंक्शन, मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट्स हैं, हम इसको इस वजह से यूज़ नहीं करते। इन ड्रग्स की ये चीज़ें याद नहीं भी रहती तो कोई बात नहीं, जस्ट नेम्स याद होने चाहिए। Other drugs of limited use because of their toxicity include capreomycin, which causes ototoxicity, renal dysfunction, and cycloserine, जो कि peripheral neuropathy और CNS dysfunction cause कर रही होती है। उसके अलावा जी बेडिकुलिन आती है, it inhibits ATP synthase in mycobacteria। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो आइसोनाइजिड और फ्रैम्पिन दोनों से रेजिस्टेंट है, तो फिर उसमें हम ये भी ड्रग दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी रेजिमेंट्स, हम किस तरह से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिमेंट्स देते हैं, दैट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर MCQs, आपसे ये सवाल पूछते हैं। अच्छा, फॉर एम्पिरिकल ट्रीटमेंट इन मोस्ट केसेस आप देते हैं जी इनिशियल 3 ड्रग रेजिमेंट
देते हैं आइसोनाइज़र, रिफैम्पिन और पायरासिनामाइड, ठीक है। और फिर जब अगर आपके पास कल्चर आ गया है एंड फुली श्योर, आप श्योर हैं पेशेंट को डायग्नोज हो गया है टीबी एंड पेशेंट इज़ HIV नेगेटिव, तो फिर आप पायरासिनामाइड को निकाल दें और आप ये वाली दोनों ड्रग्स ही फॉर अ फर्दर 4 मंथ विद अ 2 ड्रग रेजिमेन आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। पायरासिनामाइड को दो महीनों के बाद आपने डिसकंटिन्यू कर देना है, यानी कि पहले आपने तीनों ड्रग देनी है, फिर आपने जब रिजल्ट्स आ गए हैं, पेशेंट HIV नेगेटिव है, ट्यूबरकुलोसिस आपको पता लग गया है, और फिर आपने जो है वो 3 ड्रग्स, 2 महीने तक तो 3 ही ड्रग्स चलेंगी ना, 2 महीने जब हो जाएंगे तो पायरासिनामाइड डिसकंटिन्यू कर देनी है और सिर्फ आइसोनाइज़र रिफैम्पिसिन फिर अगले 4 महीने वो ये 2 ड्रग्स यूज़ करेगा, ठीक है। Alternative regimens में fully susceptible organisms include INH plus यानी isoniazid plus rifampin for 9 months या isoniazid plus ethambutol for 18 months, ठीक है। और intermittent 2 or 3 times weekly high dose 4 drug regimens are also effective, ठीक है। इसमें बस यहाँ तक याद रख लें कि अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स में 9 मंथ्स के लिए आइसोनाइज़र प्लस रिफैम्पिसिन है या आइसोनाइज़र प्लस ethambutol है 18 मंथ्स के लिए। Resistance. If resistance to isoniazid is higher than 4%, the initial drug regimens should include ethambutol or streptomycin. Tuberculosis resistant only to isoniazid can be treated for 6 months with a regimen of rifampin. यानी कि isoniazid बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, अगर सिर्फ isoniazid से रेजिस्टेंट है तो फिर आप रिफैम्पिन, पायरासिनामाइड और ethambutol इन 3 ड्रग्स की 6 मंथ स्ट्रेटेजी चलेंगी। Then multi-drug resistant organisms should be treated with 3 or more drugs to which the organism is susceptible for the period of more than 18 months, यानी 3 या 3 से ज़्यादा ड्रग्स यूज़ होनी चाहिए अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, ठीक है। और पीरियड भी फिर एक्सटेंड, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी ना, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक तो ड्रग्स ऐड होती जाएंगी, दूसरी बात पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट बहुत बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम लोग जो नॉर्मल जो स्केड्यूल है ना जो हमने ऊपर पढ़ा, उसमें बेसिकली हम 2 फेजेस में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूएशन फेज़। इंटेंसिव फेज़ में हम लोग 4 या 3 ड्रग्स दे रहे होते हैं फॉर 2 मंथ्स और फिर उसके बाद हम 2 ड्रग्स कर देते हैं आइसोनाइज़र और रिफैम्पिन 4 महीनों के लिए, तो टोटल 6 मंथ्स का जो है वो ट्रीटमेंट जा रहा होता है, ठीक है। बट एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ड्रग्स फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब हम ड्रग्स फॉर लेप्रेसी पे आ रहे हैं। इसमें वी हैव डिफरेंट ड्रग्स, बहुत ज़्यादा ड्रग्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सल्फोन्स। सल्फोन्स में डैप्सोन है और एसिडैप्सोन है। डैप्सोन इज डायअमाइनो डाइफेनाइल सल्फोन। इट रिमेन्स द मोस्ट एक्टिव ड्रग अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? It may involve inhibition of folic acid synthesis in the leprosy. Because of increasing reports of resistance, it is recommended that the drugs be used in combination with rifampin or clofazimine. वो भी हम आगे पढ़ेंगे clofazimine क्या करती है, but इनको भी combination में देना बहुत prefer करते हैं. Dapsone can be given orally, penetrates well, undergoes enterohepatic recycling and is eliminated in the urine, partly as acetylated metabolites. यानी liver में acetylation हुई और फिर metabolites जो हैं वो kidney से excrete हो गए. Common adverse effects include GIT irritation, fever, skin rashes, methemoglobinemia. Hemolysis occur in patients with G6PD deficiency, particularly in those patients. उसके बाद है एसिडैप्सोन is repository form of dapsone that provides inhibitory plasma concentration for several months, ठीक है। मंथ्स के लिए प्लाज्मा कंसनट्रेशन रहेगी जो लेप्रेसी चूँकि बहुत स्लोली, द स्लोएस्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया एवर, तो ये उसको ब्लड में इट मॉनिटर्स और इसको ग्रो नहीं करने देगा। इन एडिशन टू इट्स यूज इन लेप्रेसी, डैप्सोन इज एन अल्टरनेटिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नीमोसिस्टिस जेरुवेसी नमूनिया इन एड्स पेशेंट्स। अभी तक हमने नीमोसिस्टिस के लिए एक और ड्रग पढ़ी थी लास्ट चैप्टर के अंदर। इफ़ समबडी ऑफ यू कैन रिकॉल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी बच्चों को भी याद आ जाए। MCQ में यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैं आपको कमेंट्स में लिखने के लिए कह रही होती हूँ ना, ऐसी चीज़ें आती हैं। अदर ड्रग्स में क्या है? ड्रग रेजिमेंट्स यूजुअली इंक्लूड कम्बिनेशन ऑफ डैप्सोन विद रिफैम्पिन विद और विदाउट क्लोफाजिमीन। क्लोफाजिमीन क्या है? इट इज़ अ फिनाजीन डाई दैट में इंटरैक्ट विद DNA को ये डिसरप्ट करेगा, कॉजिंग GIT इरिटेशन, स्किन डिस्कलरेशन रेंजिंग फ्रॉम रेड ब्राउन टू नियरली ब्लैक। तो ये स्किन डिस्कलरेशन इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट है। ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट नॉन टबरकुलस माइकोबैक्टीरिया जिसमें एवियम कॉम्प्लेक्स है, फॉर्चुइचम है, स्क्रोफुला है, स्क्रोफुलेशियम है, ये वाले माइकोबैक्टीरियाज। So NTM are formerly known as atypical mycobacteria. One example is Mycobacterium avium complex, a cause of disseminated infection in AIDS patients. इसको आपने माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल से पढ़ा होगा। करेंटली क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन विद और विदाउट अ कम्बिनेशन ऑफ रीफाब्यूटिन इज रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस उन पेशेंट्स के अंदर, उन HIV पेशेंट, क्योंकि ये इन्फेक्शन HIV पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। सो उन पेशेंट्स में से भी वो वाले जिनमें CD4 काउंट 50 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो गया हो,
उनमें हम ये कॉम्बिनेशन थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और HIV के अंदर आपको पता है वो CD4 सेल्स को टारगेट करा होता है, तो उसमें काउंट कम होता जाता है, तो अकॉर्डिंग टू काउंट हम ड्रग्स डिसाइड कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ MAC इन्फेक्शन रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, वन फेवर्ड रेजिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एजिथ्रो प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन विद इथेम्ब्यूटोल एंड रिफाब्यूटिन, जो ऊपर अभी हमने पढ़ा। इन्फेक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम अदर नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, इसमें मेरिनम है, अल्सरेंस है, और भी बहुत सारे हैं, दो समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक, उनको फिर हम इथेम्ब्यूटोल या एंटीमाइक्रोबियल जो दूसरी ड्रग्स हैं उनसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी एंटीबायोटिक से भी कर सकते हैं। वो फिर एक तो उनके इन्फेक्शन बहुत रेयर है, और सेकेंडली फिर हम उसमें यही वाली ड्रग्स को टेस्ट करते हैं जो सेंसिटिव होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करते हैं। और यही कोशिश होती है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम की ही फैमिली है, रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है, तो कॉम्बिनेशन में ही ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर के अंदर से जो मेन पॉइंट्स हैं, इसमें से सवाल आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, इन 4 ड्रग्स का सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सबके अगर सिर्फ आपको नाम आते हैं तो इट्स टोटली फाइन। इन 4 ड्रग्स की हर चीज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, हर एक एडवर्स इफेक्ट आना चाहिए, थेरेपी की ड्यूरेशन क्या होती है वो आनी चाहिए, ठीक है। ये MCQs के अंदर आने वाली चीज़ें हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।